आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। I'm Ananya and I have done my graduation from Chanakya National Law University in 2019 and I have done my masters from Central University of South Bihar in 2022. आपने लॉ कैसे चूज किया और जुडिशरी में आने का आपने कब से डिसाइड किया, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं प्रीवियस, है ना। फिर हम चलेंगे कि आपने जुडिशरी की तैयारी कैसे स्टार्ट की। ठीक है मैम, इनिशियली तो मेरा 12th में मैं PCM था, बट मुझे बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिले, तो मैंने एक पटना वुमेन्स कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में मैंने एनरोल किया। तो वहाँ पे एनरोल तो किया बट मुझे उतना पढ़ने मन नहीं लग रहा था, तो मेरी फ्रेंड थी वो भी वहाँ पे एनरोल थी और वो क्लैट का तैयारी स्टार्ट किया। तो उसे देखा देखी मैंने भी स्टार्ट किया तैयारी। तो नेक्स्ट ईयर हम दोनों ने दिया, तो वो SNLU चली गई, मैं CNLU में आ गई। उसके बाद फिर मैम स्टार्टिंग में मेरा BBA LLB था। तो आफ्टर दैट मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट के साइड थोड़ा बेंड था, बट मैम इंटर्नशिप जैसे मैंने कर रहा था, तो फिर उस टाइम पे मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे ये नहीं, मैं उस टाइम चॉकआउट कर रही थी कि क्या उसके मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या होना चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जुडिशरी, और थैंकफुली उस टाइम पे मेरे कॉलेजेस के बहुत सारे सीनियर्स जुडिशरी में आ गए थे। तो फिर उसके कारण मैं और मोटिवेट, मतलब जो मेरा था कि हाँ शायद मतलब था कि जुडिशरी में वो और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, मुझे जुडिशरी करना है। ये एक बहुत अच्छी और ऑनेस्ट आपने बात बोली। परसेंट या हम कहें मोर देन 75% बच्चों को LLB में एडमिशन लेते समय इतना चीज क्लियर नहीं होती, या तो वो 12th के बाद लेते हैं एडमिशन या ग्रेजुएशन के बाद लेते हैं। ग्रेजुएशन वाले में फिर भी थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाती है। आज से मैं बात करूंगी 5-6 साल पहले जब आपका LLB हुआ और दूसरे बच्चों को हुआ, तो जनरली वो LLB में एडमिशन तो ले लेते हैं, तो बट जुडिशरी की तरफ इंक्लिनेशन उनका तब होता है या तो वो किसी को सेलेक्ट होते हुए देख लेते हैं, या वह जुडिशरी बैकग्राउंड या फैमिली से, जैसे उनके फादर हैं, दादाजी हैं, या कोई भी और फैमिली मेंबर है, तो उनको पता लग जाता है कि हमको यहाँ पर जाना है, राइट। तो ये आपने बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से इसका रिप्लाई किया। चलिए फिर उसके आगे की जर्नी बताइए थोड़ा सा। मैम फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो फिर मेरे सारे फ्रेंड्स गए थे दिल्ली में कोचिंग करने के लिए, तो उसके साथ मैंने भी किया मैम। बट उसके बाद मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था 2019, और फिर अगले साल मार्च में कोरोना आ गया था, तो हम लोग सब विद बैग एंड बैगेज सब घर आ गए थे। तो उसमें सब टाइम हुआ, थोड़ा शेड्यूल हुआ, बट ऐसा नहीं था, वो टाइम पीरियड पे भी मैं कर रही थी, क्योंकि हर जगह मैं देख रही थी जहां भी मैं कोचिंग था इतने सारे बच्चे, थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में डर गई थी, बट उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि कैसे करना, हाउ टू गो थ्रू इट, कैसा प्रोसेस है, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं मुझसे। तो एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, ये आपका पहला एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो इस पूरे 3 साल के ड्यूरेशन में कई बार आपको मन में ऐसा लगा या घर की तरफ से कोई प्रेशर आया कि नहीं अब तुम्हारा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, या तो कुछ और कर लो, या शादी वादी की बात में कुछ ऐसा प्रेशर आया ऊपर से? मैम शादी का तो नहीं, बट हाँ, और आगे क्या करना है करियर वाइज, क्योंकि पेरेंट्स भी थोड़ा एंग्शियस हो रहे थे कि कुछ अच्छा हो, कुछ हो जाए। बस इस वजह से, तो मैम इस वजह से मैंने LLM में मैंने जो एनरोल करवा लिया, क्योंकि वो 1 ईयर भी था, और सिंस मैंने एंट्रेंस उसका दिया था, तो उसमें मैं सिलेक्शन भी हो गया, तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। बट मैं प्राइम फोकस वाज ऑन जुडिशरी की, इन केस तो मैं जुडिशरी का इंटरव्यू आएगा तो शायद मैं LLM भी तो छोड़ दूंगी, मेरा हमेशा से जुडिशरी फर्स्ट था। बट सिंस ऐसा हुआ कि मेरा मास्टर्स भी अगस्त में हो गया, मेरा ये भी एंड हो गया, जुडिशरी का भी इंटरव्यू अगस्त में हो गया, तो वो छोड़ना नहीं पड़ा। तो बहुत अच्छा। तो प्री की जब आपने बात की कि जब आपने प्री दिया था, आपने कैसे तैयारी करी थी, क्या स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी और क्या क्या चीजों को फॉलो किया था? आप एकदम ओपनली बता सकते हैं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं और जो भी कैंडिडेट हैं उनको हेल्प मिल सके, है ना। ओके मैम, इनिशियली सिंस मेरा कोचिंग जो था, जो मेरे वहाँ के टीचर्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन माय कॉलेज सीनियर्स, दे एडवाइज मी टू गो फर्स्ट प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड आफ्टर दैट गो फॉर द प्रीलिम्स। तो क्योंकि मेंस में जब मैं मेंस का प्रिपेयर कर रही थी, तो वो एग्जॉस्टिवली पूरा सिलेबस में प्रिपेयर हो जा रहा था, इसके कारण मैंने मेंस पहले किया। और जैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे आ जाता है प्रीलिम्स का डेट, सो गो फॉर प्रैक्टिसिंग ऑल द MCQs एंड ऑल। तो मैम मैं पहला मेंस, क्योंकि मैम प्रीलिम्स होने के बाद मेंस बहुत बड़ा फैक्टर, और मेंस अगर नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसीलिए मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि प्रिलिमिनरी बस क्वालिफाइंग पेपर है मैम, एंड इट्स नॉट बी एडेड, सो मेंस इज मतलब बहुत ज्यादा मैटर करता है मैम, तो इसीलिए मैं हमेशा से मेंस फोकस था। आप बताइए आपने ऑप्शनल पेपर क्या क्या लिए थे मेंस में?
मैम कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ, फैमिली लॉ एंड कमर्शियल लॉ। ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को लेकर के एक ये बहुत बड़ा मार्केट में फैला हुआ है कि ये बहुत डेप्थ में होता है और इसमें मार्किंग बहुत टाइट होती है। तो ऐसा आपको लगा, फ़ील हुआ या कुछ आपने भी ऐसा सुना था मार्केट में कि ऐसा है कि नहीं इसको मत लो, कुछ और ले लो? हिंदू लॉ को लेकर भी ऐसा ही होता है कि मार्किंग बहुत टफ होती है ना? कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बोलते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, वो ठीक है और कमर्शियल लॉ ले लीजिए जो कि आपका था ही कमर्शियल लॉ, है ना? तो आपको कहीं ऐसा लगा? और अभी मार्क्स भी आ गए हैं, आपने अपने मार्क्स चेक किए? यस मैम। मैम कॉन्स्टिट्यूशन में सही में थोड़ा मुझे कम मिला है इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स में मेरे बहुत अच्छे थे। कॉन्स्टिट्यूशन में हाँ, मुझे लगा कि थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग था, थोड़ा-सा उसमें थोड़ा कम था। बट ठीक है मैम, जब मेरा पेपर डिसाइड करना तो मैं इतना सोचा मैंने बस अपने स्ट्रेंथ पे काम किया था क्योंकि सिंस मेरा बीबीए एलएलबी था और तो फिर मेरा कमर्शियल स्ट्रॉन्ग था। कमर्शियल स्ट्रॉन्ग था, हिंदू सिंस मेरा मेंस का जो था, मैंने मेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग में तैयारी किया था, तो मैंने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ बहुत अच्छे से कर लिया था, तो मेरा वो का तैयारी था और कॉन्स्टिट्यूशन भी हो ही रहा था। बट हाँ, मेरा उसमें भी ठीक था। बट ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग जैसा भी है। बट ठीक है मैम, तो बस अपनी स्ट्रेंथ पे मैम जाना है, मुझे तो ऐसे ही लगता है जो जिस सब्जेक्ट में वो कंफर्टेबल, क्योंकि मैम इंटरव्यू में भी उसी वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका हुँ। सब्जेक्ट हो। है कि साइंस में जो जीएस का पेपर था उसमें काफ़ी कम मार्क्स मिले। आपका ऐसा क्या ओपिनियन है? मेरे मार्क्स अच्छे थे मैम क्योंकि आई वाज़ अ साइंस स्टूडेंट, मेरा पीसीएम था 12th में, तो मुझे साइंस में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ भी नहीं हुई दिक्कत? ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात थी और हिंदी इंग्लिश का भी बहुत रोल रहता है, भले ही इसमें मार्क्स ऐड नहीं होते लेकिन क्वालीफाई तो करना होता है और हमें नहीं पता कि कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आपने उसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर किया था या फिर नहीं ठीक है, वो तो क्वालीफाई आएँगे तो मैं कर लूँगी, ऐसा वाला नो कुछ? मैम, जैसे होता था कि कभी जैसे जब मेंस आ गए थे, मैंने उसके पहले नहीं, बट जब मेंस आ गए थे तब मैं थोड़ा हिंदी, इंग्लिश नहीं, हिंदी को मैंने देखा था क्योंकि थोड़ा हिंदी थोड़ा वीक, क्योंकि बहुत टाइम से लिखा नहीं है तो थोड़ा वो हो जाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस पूरे दिन में आधा-आधा घंटे जब मुझे रिलैक्स करना होता था तो मैं हिंदी थोड़ा देख लेती थी। लास्ट में मैंने 1 दिन पूरा एग्ज़ाम के पहले हिंदी को दिया था, बस उतना मैं करके चली गई थी तो। और इंग्लिश में मुझे नहीं लगा था कि कुछ करने की ज़रूरत है। में हम बात करेंगे जैसे कोई टच नहीं करता, नेगलेक्ट कर देते हैं, वो ये है कि 8 पेपर होते हैं, सुबह-शाम भी लगाओ तो बहुत लंबा गैप होता है ना? तो कैसे आपने उसके लिए प्रिपेयर किया था? कोई स्ट्रैटेजी थी आपकी या मेंटली प्रिपेयर हुए थे? क्या प्रॉब्लम्स आई थी उसके ऊपर भी आप थोड़ा-सा बताना, क्योंकि जो बच्चे हैं, जो फ्रेशर होते हैं, फर्स्ट टाइम होते हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा-सा फेस नहीं कर पाते हैं, है ना? बताइए। मैम हमारे पास नोट्स बहुत होते हैं, उतना पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हुँ, इट शुड बी कंसाइज़, उससे छोटा-छोटा करें और जब तक एग्ज़ाम्स आए, वो आपका जो नोट्स है 20-30 पेजेज़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये वाला एक मेरा बहुत अच्छा टिप मेरे एक मेरे सर उन्होंने भी बिहार इसमें किया था, तो उनका क्लियर हो गया था, तो उनके इंटरव्यू में मुझे ये बात पता चली क्योंकि मैं खुद भी इंटरव्यू बहुत देखती थी कैसे उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या कहा था कि जैसे मेरा प्रोसीजर लॉ था और कॉन्स्टी था, उनका भी सेम यही था। तो उन्होंने क्या किया था, सिंस प्रोसीजर लॉ स्टार्टिंग में है, तो वो पूरा माइंडसेट जो होता है अ अ, ब्रेक के पहले वैसा रहता है, उसके बाद भी वही माइंडसेट चलता है। बट जो ब्रेक होता है, बस आप वो 20-30 पेजेज़ बस आप एकदम पन्ना जो है उन्हें पलटा लीजिए, तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर उस सब्जेक्ट पे फ़ोकस हो जाता है। तो मैम ये बहुत इफ़ेक्टिव और वो 20-30 पेजेज़ वो स्टार्टिंग में स्पीडी रिविज़न के लिए 15 मिनट के लिए वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है मैम। हुँ, तो उसके लिए काफ़ी टाइम मेहनत करनी पड़ती है, महीनों की स्टडी होती है, घंटों-घंटों बैठ के हमें नोट्स खुद के बनाने पड़ते हैं। पहले एक मेन नोट्स होते हैं इन डेप्थ में, फिर उससे क्रक्स निकाल-निकाल के वो छोटे से 15-20 पेजेज़ बनते हैं, राइट? मैम ये तो करनी नोट्स 3-4 बार बनते हैं, वो बहुत छोटे-छोटे कंसाइज़ होते-होते 3-4 बार बन जाते हैं। कैसे बनते हैं। लास्ट में तो बस वो पॉइंटर्स रहते हैं जैसे एक मैप की तरह, जो आप ही समझ सकते हो, आपके नोट्स सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो। तो देख लीजिए व्यूअर्स अनन्या जी ने ऐसे नोट्स बनाए थे, अब ये नोट्स आपको देंगी तो वो खुद ही समझ सकती हैं, आप नहीं समझ सकते उनको। तो कई बच्चे ऐसे भी मैंने देखा था कमेंट करते हैं कि अपने नोट्स हमें दे दीजिए, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपने नोट्स अपने आप खुद बनाने पड़ेंगे, खुद समझना पड़ेगा, खुद के लैंग्वेज में खुद के शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाने पड़ेंगे, राइट? यस मैम। और इसके बाद हम जानना चाहेंगे सुबह-शाम पेपर देते-देते जब वो लास्ट का कोई एक वो रहता है कॉर्पोरेट का कह लीजिए या जिस भी कैंडिडेट का जो भी लास्ट पेपर रहता है, वहाँ तक आते-आते आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। एक आध कोई पेपर ऐसा होगा इन केस खराब हो गया, इन केस हुँ, कोई हुँ। इंग्लिश का हो गया या जीके, जीएस का हो गया या प्रोसीज़रल खराब हो गया, तो वो बच्चा वहाँ से भी डाउन होना शुरू कर देता है ना? तो ऐसा आपने फ़ील किया, आपके साथ हुआ था क्या ऐसा?
मैम लकीली मैम ये हुआ था कि मेरा सिंस जो लास्ट पेपर है उसके एक दिन पहले मैं सुबह के शिफ्ट में था, तो मुझे 24 आवर्स मिल गए थे लास्ट पेपर के लिए, तो वो मैं थोड़ा रिलैक्स करके उसके बाद मैं शुरू की थी। मतलब थोड़ा अच्छे से सो भी लिया था एक दिन पहले, उसके बाद फिर मैंने रिवाइज किया था, तो मेरा वो हो गया, तो मुझे उतना स्ट्रेस मुझे नहीं लगा लास्ट पेपर के दिन भी। ठीक है। इसके क्वेश्चंस पहले से लिख लिख के प्रैक्टिस करी थी, टेस्ट वगैरह दिए थे काफी टाइम? यस मैम। मैम जब प्रीलिम्स के बाद का था तब जो हमारे कॉलेज के सीनियर सब है जिन्होंने निकाला था, उन्होंने ही कहा था कि अब सिंस यू हैव टू प्रैक्टिस 6 आवर्स अ डे टू राइट, मतलब जो याद करो लिखो, याद करो, और 6 आवर्स का लिखने का कंटिन्यूअस प्रैक्टिस हो, मतलब 6 आवर्स मतलब 3 आवर्स ब्रेक, बट एक दिन में टोटल मिला के 6 आवर्स लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। दैट आई यूज टू डू, क्योंकि मुझे याद करके लिखना था, और उसके सिंस मैं इतना लिखती थी तो उसी मतलब ड्यूरेशन में मेरा शॉर्ट नोट्स होते गया, क्योंकि मैं लिख लिख कर लेती थी, तो वेरी उससे मैम ठीक भी रहता है। और सिंस मैम इतना टाइम जो रहता है उस जैसे बहुत लोग का होता है कि क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ये होता है, तो ये चीज रहता है कि मैम इतना लिखने का हैबिट हो जाता है तो वो क्वेश्चंस नहीं छूटते। जैसे मेरा कोई भी प्रोसीजर लॉ कोई भी पेपर होता है, मेरा हमेशा 10 to 15 मिनट्स पे पूरा पेपर खत्म होता है, फिर 10 to 15 मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, जहाँ जो एड ऑन करना तो वो करती हूँ मैम। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि जब आपका मेंस का रिजल्ट आया था, ठीक है, तो उसके बाद आपने इंटरव्यू की तैयारी करी थी या इंटरव्यू की तैयारी आपने मेंस देने के बाद से थोड़ी-थोड़ी स्टार्ट कर दी थी? किस तरह से आपने मूव किया था इंटरव्यू के लिए? मैं उसके बाद से स्टार्ट किया था, मेंस के बाद मैंने एलएलएम स्टार्ट हो गया था मेरा। तो एक चीज मैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, सिंस एलएलएम में टीचिंग असाइनमेंट देते क्लास में जाके पढ़ाने को, तो उसके कारण मेरा पूरा फ्री फ्लो और इंग्लिश का फ्लुएंसी सब आ गया था, और वो कॉन्फिडेंस सब सब उस टाइम आ गया। वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिसगाइज था, जो मुझे उस टाइम नहीं लगा था। होगा कि ये क्या दे दिया है प्रोजेक्ट, ये करना पड़ेगा ऐसा-ऐसा करके, बट वो बाद में काफ़ी हेल्पफुल रहा था आपका। मैम मैम क्योंकि वो पूरे क्लास को कैसे मैनेज करके एक एक पॉइंट बताना पूरे क्लास को, स्टार्टिंग में टाइम लगा था, बट सिंस वो करते करते तो मुझे इंटरव्यू को वहां पे बहुत मतलब जो कॉन्फिडेंस, जो थ्रो ऑफ वॉइस होना चाहिए, वो सब सब वहां पे आ गया था मैम, तो वो वेरी चीज बहुत किया मेरा। तो इस पूरी जो जर्नी थी आपकी थ्रू आउट दिस जर्नी स्टार्ट टू एंड, एंड भी क्या, अब तो आपकी नई जर्नी स्टार्ट हुई है बिल्कुल। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखती थी? मैम एक चीज बोलना चाहूंगी, ये सिंस इतना बड़ा और ऐसा जर्नी है, मैम बहुत अच्छे फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स हैं जिन उनका भी निकल गया है, हम लोग सबका साथ में ही निकला है, और वो सब एक दूसरे को मोटिवेट रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैम अच्छे फ्रेंड्स होना और सब साथ में मोटिवेट रखना, एक हेल्दी कंपटीशन होना, इट्स वेरी नाइस मैम, तो वो कीप्स ऑन गोइंग। हाँ, और अगर किसी के पास फ्रेंड्स नहीं हो, फिर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि हर मैम कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसे जेन्युइन फ्रेंड मिल जाए। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं ना कि नोट्स नहीं देना, कुछ बताना नहीं है। कहीं अच्छी कोचिंग हो रही है तो वो भी नहीं बताते हैं कि यार इसको क्यों बताएँ, राइट? फिर जब कोई ऐसे आ जाता है तब पता चलता है अच्छा तू भी यहाँ पढ़ रहा है, ओके तू भी यहाँ पढ़ रहा है, ऐसे करके है ना इस तरह से। तो फिर क्या कर सकता है ऐसे में पर्सन खुद को कैसे मोटिवेट रखे? मैम जैसे कुछ कुछ सीनियर्स होते हैं, जैसे कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी इस एग्जाम से गो थ्रू किए, या और इसमें भी बोथ द पर्सन हु हैव क्वालिफाइड एज वेल एज हु हैव नॉट क्वालिफाइड, उनसे बात करके, क्योंकि वो आपको जो दोनों वो बताएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स बताएंगे, और वो दोनों बता सकते हैं, क्योंकि जिनका हुआ है वो बताएंगे कैसे क्या क्या चीज करने से ये आना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ वो बताते क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए मैम। तो फिर वो होता है कि उन सब से भी बात करने पे, और वो लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि और मैम सॉन्ग्स और एक मूवीज पे एक पर्सनल होता है, जिससे पर्सनल हो जाता है कि कौन किस मूवी से किस सॉन्ग से मोटिवेट हो ये। बट मैम वी हैव टू ट्राई कि हम लोग मोटिवेटेड रहे मैम, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जर्नी है और बहुत लंबा। हम लोग का तो बहुत ही 3 साल जैसे हो गए, जैसे ऐसा होता नहीं सिंस ड्यू टू कोरोना, मतलब इतना लंबा हो गया, बट मैम ये बहुत फिर भी बहुत एग्जॉस्टिव और एग्जॉस्टिव जर्नी है। यस, स्ट्रॉन्ग विल का होना तो बहुत ज़रूरी है, इतनी बड़ी जंग जीतने के लिए। फैमिली सपोर्ट आपका कैसा रहा? फैमिली की तरफ से क्या योगदान है आपका इस जर्नी में? मैम मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मेरा। मेरी मम्मी हर चीज में हमेशा रहती, जैसे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हमेशा शी यूज्ड टू कम विद मी एंड शी यूज्ड टू मोटिवेट मी, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट से स्टार्ट करो, नेक्स्ट से करो, तो फिर शी ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट मी, एंड शी
is my one of the greatest motivation. वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके अलावा ये जो चीज़ आपने हमें बताई, इनके अलावा और बुक लिस्ट है जो आप बताना चाहें कि यू हैव टू फॉलो दीज़ बुक्स, तो आप वो भी बता सकती हैं? कोई भी एक कॉमन सी बुक उठाए जो आपको समझ में आता है, जिसका लैंग्वेज ईज़ी है, आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। क्योंकि मैम यहाँ पे मेजर चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, मेजर फोकस मैम बेयर एक्ट पे करना है। क्योंकि 60% प्रिपरेशन बेयर एक्ट पे ही होती है मैम। मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो बच्चे स्टार्टिंग में पूछते थे मैम बुक्स बता दीजिए। तो जब मैं उन्हें कहती थी कि नहीं बेटा बेयर एक्ट को फॉलो कीजिए, आपका 85% पेपर बेयर एक्ट से ही आएगा। रिमेनिंग जो होता है वो 1-2 इधर-उधर से आ जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, है ना? तो वो सोचते थे कि हमने मैम से कोचिंग नहीं ली है, फीस नहीं दी है इसलिए मैम बताना नहीं चाहती हैं, बता नहीं रही हैं, कुछ इस चीज़ को बुरा भी मान जाते थे। तो आप एक बार अपने मुँह से कह दीजिए और बता दीजिए, तो क्या होगा कि इससे ये बहुत बड़ा भ्रम है कि बुक्स, बुक्स, बुक्स पढ़नी चाहिए। तो बुक्स पढ़नी चाहिए नो डाउट, जब आपके पास 1 ईयर है, 1 एंड हाफ ईयर आप स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, तब आपके पास टाइम है, आप 2 बुक्स, 3 बुक्स जितनी चाहे उतनी पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास 1-2 महीने बचते हैं, तब मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करती कि आप बुक की तरफ जाएँ, क्योंकि यस मैम। बेयर एक्ट में भी कमांड करना, एक-एक शब्द को पकड़ना, कहाँ में है, कहाँ शैल है, उस चीज़ को भी आपको ब्रेन में डालने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, राइट? मैम और कोचिंग में मेनली तो यही बताया जाता है, वो बुक्स पे बहुत फोकस नहीं होता है। मेनली तो बस इसी पे फोकस होता है कि जो बेयर एक्ट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डिसाइफर किया जाए, उनका मतलब समझा जाए, मे, शैल का भी उसमें प्रोविजन है, प्रोवाइडेड वो सब मैम एक-एक क्योंकि वो बहुत जैसे प्रीलिम्स में तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इवन मैम बाकी सारे में भी क्योंकि इंटरव्यू में भी होता है कि एक जैसे अगर किसी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो वहाँ पे बेयर एक्ट में यूज़ होता है, वो बोलना होता है, नॉट कि मतलब मिलता-जुलता कोई और क्योंकि वो लेमैन लैंग्वेज हो जाता है। वी आर बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर तो हमें बहुत थॉरो होना चाहिए हमारे बेयर एक्ट्स में और मैम और बुक्स मुझे उतना वो नहीं लगता क्योंकि बुक्स कोई भी ले सकता है, जो आपकी समझ में आ जाए, जो अगर आपको कोई डाउट है तो बट मेजर फोकस बेयर एक्ट क्योंकि मैम बेयर एक्ट ही मेजर रहता है और फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत सब्सटैंशिएट करना जैसे केस लॉ हो गए, 2-3 जो लैंडमार्क है मैं वो नहीं बोलूँगी बट 2-3 केस, उससे ज़्यादा आप कितना लिखोगे कि आपका एक क्वेश्चन और जैसे प्रोसीजर लॉ में भी होता है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन रहता है, तो यानी 1 क्वेश्चन में आपको 15 मिनट ही लिखना है, आप कितना लिखेंगे? आप मेजर जो क्रक्स है वही आप लिखेंगे, वही आपको डिलीवर करना है मैम। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। आपने अपने कॉपी कितने पेजेज़ भरे थे? अगर कुछ याद है थोड़ा बहुत या आपको क्या लगता है कि आपके माइंड में आया था कि नहीं यार कॉपी मेरे इतने सारे पेजेज़ छूट गए हैं, मुझे और लिखना चाहिए। ऐसा आपको लगा कि मतलब जो कंटेंट है वो एक्सपैंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या टू द पॉइंट आंसर लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपका मैम पर्स मैंने बताइए। हाँ। मैम मैंने तो वैसे तो टू द पॉइंट लिखा था बट मैम टू द पॉइंट और जैसे कोई भी एक्ट है उसको फिर एक्सप्लेन करना होता है फिर उसका केस लॉ लिखना होता है उसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस जो है वो सब बता मैम तो उसमें सिंस मैं हैंडराइटिंग फास्ट है तो मेरा मतलब 30 के प्लस स्पेस किया था इवन कमर्शियल में मेरा कोई स्पेस नहीं बचा था पूरा एंड तक मैंने लिखा था और थोड़ा-सा मतलब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा और मुझे कंसाइज़ करके लिखना पड़ गया था क्योंकि उसमें पेज नहीं था क्योंकि मैम बहुत मैं फ़ास्ट लिखती हूँ। तो मैम वही था कि मैम जो 6 आवर्स का मेरे जो सीनियर है उन्होंने जो कहा था कि आप नहीं तुम्हें 6 आवर्स बैठ के रोज़-रोज़ लिखना है। मैम वो सब बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। तो मैम पेज भरना मेन मोटिवेशन नहीं है, उसमें सब्सटैंटिव पॉइंट्स होना चाहिए। उसको आप एक्सप्लेन कर सकें। मैम तो यही सब में तो ऐसा नहीं पेज भरने पे फ़ोकस ना करें, अपने आप वो पेज फिल हो जाएगा, बस आपको पॉइंट्स लिखना है उसमें। आपने अपने आंसर्स में डायग्राम वगैरह का यूज़ किया था कुछ इसी तरह से टैबुलर फॉर्म में कुछ बना के? मैम स्पेशली हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ में क्योंकि मैम थोड़ा टाइम भी कंस्ट्रेन होता है, तो जैसे मुझे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, जैसे मुझे डिफरेंस बताना था कि वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और इर्रेगुलर मैरिज इन मुस्लिम लॉ। तो मैंने पूरा उसका टेबल बना दिया था और उसके बेसिस पे बहुत थोड़ा-सा एक्सप्लेन क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं। फिर कुछ-कुछ उसमें क्वेश्चन्स था हिंदू लॉ का, तो उसमें भी मैंने कि शिया में क्या होगा, सुन्नी में क्या होगा, वो सब मैंने टेबल थोड़ा चार्ट बना देती थी और फिर उसको एक्सप्लेन करने में बहुत ईज़ी हो जाता है। फिर वो बहुत स्पीडली में हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इट डज़न्ट मैटर आप लोग चार्ट बना सकते हैं टू द पॉइंट आपको जैसे मन वैसे बस समझ में आना चाहिए देख के कि एक रो में कि हाँ, इस ये कांसेप्ट क्लियर है। 5 लास्ट में टिप्स जो बच्चों को देना चाहें जो मैम सबसे पहले तो वही कि बेयर एक्ट कि यू शुड हैव गुड कमांड ऑन द बेयर एक्ट। मैम सेकंड कि
ऐसा होता है कि बहुत लोग पूछते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की? इट्स नॉट अबाउट द आवर्स आपका हर रोज़ से एक दिन किसी दिन आपने 14 घंटा हो सकता है, अगले दिन हो सकता है बस 3 ही घंटा पढ़ा। तो मैम इट डज़न्ट मैटर। आपको बट ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए कि एक दिन भी बस छूट ना जाए कि एक ऐसा दिन आना चाहिए कि एकदम ही नहीं पढ़ा। वैसा कोशिश करना चाहिए कि वैसा ना आए और फिर ऐसा ऊपर-नीचे होते रहता है। हाँ मैम। यस, जीएस आपने कहाँ से तैयार किया था? जीएस मैम जी, जीएस तो जीके मैम जीके मैंने स्पीडी पढ़ा था और जो लूसेंट था वो पूरा अच्छे से मैंने पढ़ा था। तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? क्योंकि आपने लॉ पढ़ी है इतने साल तो ज़्यादातर बच्चों को जीके में प्रॉब्लम होती है। यस मैम जीके में मुझे करंट अफेयर्स में मुझे मेरा थोड़ा वो वीक रहता है। बाकी मेरा जो स्टैटिक जीके था वो मुझे मैं कमांड अच्छे से बट थोड़ा-सा जो क्योंकि करंट में भी ऐसे रहता नहीं कि क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे तो थोड़ा-सा मैं उस पोर्शन में थोड़ा नर्वस रहती हूँ कि अ, बट स्पीडी ये सब पढ़ने से रेगुलर पढ़ने से हो जाता है मैम, ऐसा नहीं है बहुत टफ नहीं मैम, मैं ये बोलूँगी मेरा हो गया किसी का भी हो सकता है। होने के बाद तो देखो ऐसा ईज़ी लगता है लेकिन इतना ईज़ी नहीं है, आप भी जानते हो, इतना ईज़ी नहीं होता है। ऐसा होने के बाद तो सबको लगता है कि देखो मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है, लेकिन आप इतने इंटेलिजेंट हैं, शुरू से पढ़ाई की है आपने, तो फ़र्क पड़ता है सब चीज़। तो आप 5 पॉइंट बता रहे थे, सबसे पहले कमांड ऑन बेयर एक्ट, देन कंसिस्टेंसी, थर्ड वन इज़ थर्ड वन हमेशा मैम कॉन्टैक्ट में रहें अपने जितने भी चाहे वो कोचिंग हो चाहे प्रोफेसर्स हो या फिर कोई भी फ्रेंड्स या फिर कोई भी सीनियर्स जो इस लाइन में है और जो भी उन्होंने कहा है ना मैम उससे बहुत रिलीजियसली फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। और मेन्स आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट? यस मैम मेंस आंसर राइटिंग में वो मैम हर इसमें चाहे वो प्रीलिम्स हो उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए उसमें भी एमसीक्यू बहुत ज्यादा बना के जाना चाहिए मैम क्योंकि मेंस में जैसे बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए इंटरव्यू में भी प्रैक्टिस तो मैम हर इसमें है बस वही है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस क्योंकि बहुत सारे पेपर में होता क्या है कि मुझे हमें पता होता है कि एमसीक्यू की आंसर यही है बट फिर भी डाउट हो जाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो मैम इसलिए प्रैक्टिस in everything like prelims, mains and interview it's very necessary ma'am. It will gives us a lot of confidence. तो जब आपका सिलेक्शन हुआ था तो रिजल्ट आपने देखा था या किसी और ने देख के आपको इन्फॉर्म किया था कि रिजल्ट आ गया है? मेरी मम्मी ने देखा था। इस चीज़ में मेरी मम्मी बहुत अच्छी है कि वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। ये चीज़ है। तो चलिए अनन्या जी, आज हमने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया और आपका बहुत कीमती समय ले लिया। आपके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स लाइन्ड अप होंगे। ठीक है, तो एक बार अंत में हम वो क्वेश्चन पूछेंगे जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है। सब लोग पूछते हैं कि फाइनली सेलेक्ट होने के बाद कैसा लग रहा है? मैम आई एम स्पीचलेस मैम। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। मतलब जब वो रिजल्ट आया होगा, जब मम्मी ने बताया होगा, उस समय वो मोमेंट के बारे में थोड़ा-सा बताइए। आप क्या कर रही थी? कैसे क्या था? मम्मी ने कैसे बोला और आपका क्या रिएक्शन था? मैम जब रिजल्ट आया था माय मॉम वाज क्राइंग। फर्स्टली मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, नहीं हुआ शायद कि हुआ, मुझे डर लग गया था। फिर वो रोते-रोते बोली, तो फिर मुझे लगा अच्छा, बट उस टाइम पे मैं थोड़ा नम हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा हो गया मेरा। तो फिर वो बहुत फिर वो आपने मैम वो मोमेंट हमेशा याद रहेगा मुझे। फिर आपने सबसे पहले ये न्यूज़ किसको दी? अपने मतलब अपने मेरे थ्रू पापा पापा को आपने बताया या मम्मा ने बताया? नहीं मैंने बताया फिर कॉल करके। वो लोग भी बहुत खुश थे। वो लोग वहीं से बहुत खुशी के मारे एकदम मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जब यहाँ पे हम खुशी की बात कर रहे हैं आपने वो पल मोमेंट फेस किया और मैं आपको देख रही हूँ, आपके थ्रू मैं भी जी रही हूँ। लेकिन मेरा जो है वो इस तरह से है जैसे ये आप हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और ये वो कैंडिडेट्स हैं मेरे टच में जिनका नहीं हुआ, है ना? चाहे 1 नंबर से 2 तो मैंने उनकी फ़ोन पे सिसकियाँ भी सुनी है, मतलब अभी आरजेएस में कुछ हुआ था। तो मेरा टच ना थोड़ा उन बच्चों से ज़्यादा ही हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा है ना इंटरव्यू और उन सब पे फ़ोकस भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत आप भी देख रहे होंगे कितना डिले होता रहा। जैसे आरजेएस में एक कैंडिडेट हैं, उनका 1.5 मार्क्स से रह गया था और जबकि उनको इंटरव्यू में ओनली 15 मार्क्स मिले। लाइक अगर 2 नंबर भी ज़्यादा मिलते तो ईज़िली उनका सिलेक्शन हो जाता।
और वो राजस्थान के ही हैं, तो ऐसा भी नहीं कि बाहर का बच्चा है तो जानबूझ करके ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। सेम अभी बिहार में भी ऐसा हुआ कि वहीं के बिहार के कैंडिडेट को भी इंटरव्यू में बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछ के उसको लटका दिया गया और मेंस में उनके 475 समथिंग मार्क्स हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं मेंस में, फिर भी उनका नहीं हो पाया, है ना? तो इस तरह से कुछ हो जाता है। तो अभी उन बच्चों को भी सँभालना है, उनको भी देख रहे हैं धीरे-धीरे। तो आप उनके लिए क्या गाइड मतलब कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप अपने मुँह से कुछ कह देंगी तो शायद उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैम वो वो जो वो फेस कर रहे हैं, मुझे कभी-कभार बहुत जब तक रिज़ल्ट नहीं आता मुझे खुद उस चीज़ का बहुत डर लगता था कि शायद वो जो फ़ील कर रहे हैं मैम, मैं नहीं बता सकती कि वो क्योंकि वो पूरा उनका क्योंकि वो 3 साल का ये बहुत छोटा जर्नी नहीं था। वो 3 साल का उनका 3 साल का फ्रस्ट्रेशन। बट मैम एक चीज़ मैं बोलूँगी आगे बहुत अभी जैसे बिहार में बहुत लोग का तो बिहार एपीओ है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, अभी फिर से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत छोटे पॉइंट से रह गया, अगली बार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। थोड़ा-सा जहाँ पे डीमेरिट मतलब जहाँ पे डीमेरिट इन द सेंस जहाँ पे लैकिंग है, एक बार बस उसको फ़ोकस कर ले और ज़्यादा नहीं है, जिसका 1.5 उनका कोई वैसा नहीं था बट वो हो गया कि कुछ हो गया कि थोड़े कुछ बच्चे थोड़ा ज़्यादा हो गए, बट इट डज़न्ट मीन दैट यू आर अ फेलियर। बिल्कुल नहीं मैम। और जैसे मेंस है बहुत सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव होता है। इट डज़न्ट मीन दैट यू आर एनीथिंग लेस कुछ नहीं मैम। आप भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे हैं। बस जो उनका हो गया वो थोड़ा लकी थे, बस ऐसा नहीं मैम कि और आप कुछ कहना चाहें पर्सनली आप कुछ बताना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैम ये जर्नी बहुत ही अ, ऊपर अप्स एंड डाउन्स ये सब है, बट एक चीज़ है कि कोई भी कैंडिडेट को हमेशा इस जर्नी से हमेशा सीखना चाहिए जिनका हुआ, नहीं हुआ, ये जर्नी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी चीज़। जैसे मैम एक चीज़ मैंने आपको नहीं कहा कि जब मैं इंटरव्यू था उसके 10 दिन पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। 10 नहीं एग्ज़ैक्ट में 13 डेज़ पहले हुँ, हुँ। और मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि मुझे लगा चिकन अब क्या होगा? एक बार होता है किसी को तो आपको अब इस एज पे हुआ था, जनरली बच्चों को हो जाता है, छोटे-छोटे बच्चों को। तो मेरा ये बहुत मैं डर गई थी उस टाइम पे। मेरे घर वाले भी डर गए थे कि अब क्या ऐसे क्रूशियल टाइम पे तो मैम फिर भी ऐसा नहीं था मुझे क्वारंटाइन रहना पड़ा क्योंकि ऐसे फफोले दाने से निकल आते हैं राइट फेस पे, हड्डियों पे भी उँगलियाँ मतलब ऐसे बेंड नहीं होती हैं, दर्द होता है बहुत ज़्यादा, बताइए। यस मैम। और 15 डेज़ में रिकवरी करना और कितना वो होता है, जबकि स्कूल में सब बच्चे पढ़ने में लगे होते हैं, अपना रिवाइज़ करते हैं। यस मैम। तो मैम वो वाला जो टाइम था तो मैं खुद 7 डेज़ क्वारंटाइन में रहती थी कि मेरे फैमिली में और किसी को नहीं हुआ था। पता नहीं मुझे कैसे हो गया। तो मैं क्वारंटाइन में थी तो जब मेरा पूरा क्वारंटाइन से बाहर है मैं कंटेजियस नहीं थी तब मैं आई तो 1 दिन बाद ही जस्ट मैं ट्रेन था तो मैं आ गई थी। तो मैं एक चीज़ था मेरे पापा हमेशा कॉल करके बोलते थे, "बेटा पढ़ाई मत छोड़ना, रिवाइज़ करते रहना, कीप ऑन रिवाइज़िंग।" तो ऐसा नहीं होता था कि मैं उतना नहीं पढ़ती थी, जैसे मुझे फ़ीवर भी आ जाता मैं सो जाती थी। फिर थोड़ा-सा द मेडिसिन कुछ-कुछ इसमें टाइम जाता था बट जब मैं उठती थी और जब मैं नॉर्मल रहती थी दवाई खाने के बाद, तब मैं फुल फ़ोकस होके एक भी टाइम इधर-उधर ना देके पूरा पढ़ती थी। मतलब मेरा फिर भी मैं 7-8 घंटे में पढ़ लेती थी। बहुत ज़्यादा है बट फिर भी मैं पढ़ लेती थी, कि नहीं बहुत क्योंकि मेरा एक डेड वो था कि हिम्मत की बात है कि ऐसे टाइम पे आप पढ़ लेते थे। सीरियसली उस टाइम पे तो बैठना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बैठा भी नहीं जाता। हाँ, मैम तो वो किसी तरह क्योंकि एक वो था कि मैम 3 इयर्स का पूरा मेहनत है, कैसे छोड़ दूँ? तो 3 फिर मेहनत भी है, इंतज़ार भी है, यहाँ हम 1 मिनट इंतज़ार नहीं कर पाते हैं और इतना लंबा इंतज़ार आपने किया। चलिए अनन्या हाँ, जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी जर्नी जान के और आई होप आपकी जर्नी से कुछ बच्चे इंस्पायर होंगे और मोटिवेट होके अपने आप को भी फिर से खड़ा करेंगे और फिर से इस जंग के लिए लड़ने के लिए हाँ, तैयार हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ लीगल विंग्स की तरफ से और सेलेक्ट होने के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन थैंक यू टू सो यू मच एंड मैम। और आपकी फैमिली को भी और मतलब आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है मतलब थ्रू आउट जर्नी जिस तरह से उन्होंने साथ दिया, चाहे वो यस मैम, कोचिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, एग्ज़ाम हो, चिकन पॉक्स हो, मतलब अमेज़िंग मतलब ये मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे और वो बाहर बैठ के उस चीज़ को फेस कर रहे थे। तो पैरेलली यस उनका उनकी भी जीत है, तो उनके लिए भी मैम, कांग्रेचुलेशंस। सो मच मैम। जी,